एग्जाम रूम साथ में तभी लिंग ने अपना फाइनल ट्रेनिंग पपेट हरा दिया और जीत हासिल की। लेकिन जैसे ही उसने अगले पैसेज की तरफ दरवाजा खोला टेस्ट कंटिन्यू करने के लिए, उसने अचानक एक खतरनाक प्रेजेंस फील की जो सीधा उसके सामने वाले पैसेज से आ रही थी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अचानक से वो चौंक गई। स्टाफ मेंबर्स वहां पे खड़े थे, फुली आर्म्ड, शील्ड्स और वेपन्स लेके, और दूसरे पैसेज के एग्जिट की तरफ घूरते हुए। लिंग ने तुरंत अपनी साइकिक पावर रिलीज की ताकि वो दीवार के पार देख सके। दीवार के पीछे उसने देखा कि दो लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन ये दोनों रोबोट्स नहीं बल्कि ह्यूमंस थे। वो इनमें से एक की आइडेंटिटी को क्लोजली देखने जा रही थी। तभी एक इंटेंस और टेरिफाइंग प्रेशर उसके आसपास छाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई डेमन उसके सामने खड़ा हो। उसके माथे पे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। डर के मारे वो कुछ कदम पीछे हट गई और फिर से अपने ओरिजिनल पैसेज में लौट गई। दरवाजा टाइटली बंद करके वो जमीन पे बैठ गई, पूरी तरह से कांप रही थी। ये डर बिल्कुल रियल था। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग किंगशू, जिसे अब हम स्नोवी कहेंगे, और मेजर किन शियाओडून वहां पहुंच गए। मेजर किन ने तुरंत पूछा कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन पता चला कि कैमराज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अंदर के सुपरवाइजिंग स्टाफ से कांटेक्ट भी खो चुका है। मेजर किन ने स्टाफ को कहा कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाओ सब इंडिविजुअल्स के बारे में जो अंदर गए हैं, लेकिन स्नोवी ने हाथ से इस बात को टाल दिया और बोला जरूरत नहीं है। तभी दीवार पे क्रैक्स दिखने लगे और अचानक से एक स्टूडेंट दरवाजा तोड़ के बाहर आया, लियू शेंग। सबने चैन की सांस ली क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट निकला। उसके हाथों में एक इंसान था, इनविजिलेटर। लियू शेंग ने इंट्रोड्यूस किया खुद को, मैं हूं लियू शेंग, व्हाइट वाटर सिटी से। मेजर किन जोर से हंस पड़ा और बोला, तू तो कमाल का निकला, ट्रेनिंग पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और इनविजिलेटर को भी फेंक दिया। थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए लियू शेंग ने एक्सप्लेन किया, मुझे लगा ये सब टेस्ट का पार्ट है। मुझे पता था इनविजिलेटर स्ट्रांग होगा, पर मैं और तुरंत अपनी साइकिक पावर रिलीज की। हंड्रेड्स ऑफ वायलेट थ्रेड्स लियू शेंग की तरफ गए, लेकिन लियू शेंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसका एक्सप्रेशन अनचेंज्ड था। थ्रेड्स उसके शरीर के पार से निकल गए। स्नोवी ने अपनी आंखें बंद की जैसे उसे उसका जवाब मिल गया हो। एक गहरी सांस लेके उसने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस लियू शेंग, तुमने असेसमेंट क्लियर कर लिया। उसने स्टाफ को कहा कि अब लियू शेंग को रेस्ट करने दो। जब स्टाफ उसे ले गया तो दोनों इंस्ट्रक्टर्स ने रिपोर्ट्स और रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज किया। जो डेटा मिला वो शॉकिंग था। लियू शेंग का ब्लड एनर्जी सिर्फ 15 था, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ 15,000 तक थी। बिल्कुल अनबिलीवेबल, स्नोवी ने कहा। मैं साइकिक पावर से उसका एनालिसिस कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ और उसने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। किन ने पूछा, अब क्या करना है इस एनॉमली के साथ? स्नोवी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, शायद डेटा गलत हो, लेकिन अभी के लिए लियू शेंग को टॉप सीड के रूप में कंसिडर करते हैं। लेन के साथ उसके लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल था। ये कैंप अब काफी इंटरेस्टिंग बन गया है। उसी वक्त लियू शेंग ने स्नोवी की प्रोबिंग फील की। उसे महसूस हुआ कि स्नोवी की साइकिक पावर उससे 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने तुरंत अपनी साइकिक पावर वापस ले ली। अनश्योर था कि क्या उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट हो गई थी या नहीं। तभी उसका पेट जोर से गरज उठा। स्टाफ मेंबर्स थोड़ा ऑकवर्डली मुस्कुरा दिए और डिसाइड किया कि अब लियू शेंग को कैफेटेरिया ले जाया जाए खाने के लिए और फिर डॉर्मेट्री में रेस्ट करने के लिए। लियू शेंग ने पूछा, मील का साइज क्या होता है यहाँ? स्टाफ मेंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पहला मील है, अनलिमिटेड है। जैसे ही वो कैफेटेरिया में गया, उसने देखा कि टेबल पे स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है। कुछ ही मिनट्स में उसने डजन्स ऑफ डिशेस खा डाली। फिर उसने और 5 डिशेस मांगी और फिर 10 और। स्टाफ मेंबर्स उसकी भूख देखकर शॉक्ड रह गए। तभी एक लड़की उसके पास आई, एक ट्रे लेके। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूं यांग, व्हाइट वाटर सिटी से ही हूं। मैं भी इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट कर रही हूं। वो दोनों एक ही असेसमेंट में शामिल हुए थे। लियू शेंग ने सोचा कि शायद वो भी फ्री मील लेने आई है, तो उसने कैजुअली बोला, यहाँ का खाना अनलिमिटेड था और वो शेफ से अपनी स्पेशल पोर्शन भी मांग सकती थी। यंग ने अपने दांत भींच लिए और सोचा, अब समझ आया तुझे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिली अब तक। लू चेंग ने फिर से पूछा, याद करते हुए कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि व्हाइट वाटर सिटी का कोई भी यहां नहीं आ सकता। यंग ने समझाया, ऐसा नहीं है। व्हाइट वाटर सिटी के स्टूडेंट्स हर साल यहां आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग असेसमेंट पास कर पाते हैं, और अगर कर भी लें
तो भी ज्यादा चांस होता है कि उन्हें वापस भेज दिया जाए क्योंकि उनके पास पॉइंट्स नहीं होते। लू शांग ने अपने बड़े से रोस्टेड चिकन का एक बड़ा सा बाइट लिया और पूछा, ये पॉइंट्स क्या होते हैं? यंग ने समझाया, पॉइंट्स यहाँ करेंसी की तरह काम करते हैं। ट्रेनिंग कैंप में इन्हें रिसोर्सेज, इक्विपमेंट यूज करने, इंस्ट्रक्टर्स से एडवाइस लेने, सप्लीमेंट्स लेने और यहाँ तक कि रहने की जगह के लिए भी यूज किया जा सकता है। आने वाले टाइम में ये मील्स के लिए भी जरूरी होंगे। यंग ने 3 उंगलियां दिखाई और बोला, अभी तक सिर्फ 3 लोगों के पास पॉइंट्स हैं। उन्होंने अपने पॉइंट्स इनिशियल असेसमेंट पास करके लिए थे। पहला बंदा है चाओ योंग, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास 2nd लेवल टैलेंट है और वो डिफेंस में स्पेशलाइज्ड है। दूसरी है मंगिनही, उसके पास भी 2nd लेवल टैलेंट है लेकिन वो स्पीड में एक्सपर्ट है। और तीसरी है लिंग, सबसे रेयर और पावरफुल। उसके पास अवेकनेड साइकिक पावर टैलेंट है। कहा जाता है कि लिंग इस ट्रेनिंग कैंप की सबसे स्ट्रांग पार्टिसिपेंट है। उसी वक्त लिंग वहां से गुजरी, अपना खाना हाथ में लेकर। जैसे ही उसकी नजर लू चेंग पर पड़ी, जो एक बड़ी सी रोस्टेड चिकन की प्लेट लेकर बैठा था, उनकी आंखें टकराईं। एक पल में ही उसका पूरा बिहेवियर बदल गया। वो अपना सूप गिराते गिराते बची और जल्दी से मुंह मोड़ के वहां से चली गई। लू चेंग को याद आया कि किसी ने उस पर पहले साइकिक पावर से प्रोब किया था। उसने थोड़ा हंसा और यंग से पूछा, सिर्फ 3 लोग असेसमेंट क्लियर कर पाए? यंग ने जवाब दिया, सुना है एक चौथा बंदा भी है, लेकिन वो सिर्फ एक रूमर है। कहते हैं उस बंदे के पास डर लगने वाली स्ट्रेंथ है। उसने सभी 2nd लेवल ट्रेनिंग पपेट्स को अपने बेयर हैंड से फाड़ दिया था। वो किसी डेमन की तरह था। उसने तो इन्विजिलेटर को भी हॉस्पिटल भेज दिया। यंग हंसी में फट पड़ी। ऐसे पागल इंसान कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? जैसे ही लू शांग ने एक सिप पानी ली, उसने सुना तो चौंक कर सारा पानी थूक दिया। यंग के मन में आया, व्हाइट वाटर सिटी में चाहे लू शांग एक टैलेंटेड प्रोडिजी हो, लेकिन इस ट्रेनिंग कैंप में वो सिर्फ एक आम इंसान है। उसने नहीं चाहा कि लू शांग हार मान ले। उसने अपना हैंकी दिया ताकि वो मुंह साफ कर सके और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। जब यंग लू शांग को एनकरेज कर रही थी, उसने नोटिस नहीं किया कि 3 लोग उनके पीछे आ गए थे। उनमें से लीडर ने गला साफ किया। यंग ने मुड़ के देखा, वो कैंप स्टाफ का एक मिडिल एज्ड आदमी था। उसने रिपोर्ट देखते हुए कहा, असेसमेंट के दौरान 18 ट्रेनिंग पपेट्स डिस्ट्रॉय होने और इंस्ट्रक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने के इंसिडेंट के चलते इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। लू शांग को हमारे साथ चलना होगा। यंग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई। और सिर्फ वही नहीं, पूरी कैफेटेरिया ने लू चेंग की तरफ देखना शुरू कर दिया। लू चेंग ऑकवर्डली खड़ा हुआ और बोला, मेरा खाना अभी खत्म नहीं हुआ, क्या मैं इसे पैक करा सकता हूं? इंस्ट्रक्टर ने कुछ बोलना चाहा लेकिन स्पीचलेस हो गया। फिर भी उसने लू चेंग की रिक्वेस्ट मान ली। लू चेंग ने यंग को हाथ हिलाया और उनके साथ चला गया। सब लोग शॉक्ड थे। रूमर्स सच निकले। यंग को याद आया उसने लू चेंग के बारे में क्या क्या बोल दिया था और उसके मन में आया, ओह नो, मैंने क्या बोल दिया? कमांड रूम में लू चेंग ने फिर से स्नोई को देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने लू चेंग से कहा, इस बार तुमने ट्रेनिंग कैंप का आधा साल का बजट उड़ा दिया है। लू चेंग का पूरा बदन कांप गया। उसे लगा स्नोई उससे कॉम्पेंसेशन मांगने वाली है, लेकिन स्नोई ने बोला, हर ट्रेनिंग पपेट की कॉस्ट टेंस ऑफ मिलियंस होती है। तुमने जो पपेट्स डैमेज किए हैं वो रिपेयर नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें कॉम्पेंसेशन नहीं देनी पड़ेगी। ये सब पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं थी। लू चेंग ने रिलीफ का सांस लिया। तभी पीछे का दरवाजा खुला और अंदर आए चिन और 3 और लोग, वही लोग जो असेसमेंट क्लियर कर चुके थे। जैसे ही लिंग ने लू चेंग को देखा, वो शॉक हो गई। और जो बाकी 2 लोग थे, एक बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ, और दूसरा जो क्लियरली नाराज लग रहा था, उन्होंने भी उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली। स्नोई ने चारों को एक बार फिर से बधाई दी और सबको उनके पॉइंट स्टोर करने के लिए एक एक कार्ड दिया। 3 लोगों को गोल्ड कार्ड्स मिले जिसमें 100 पॉइंट्स थे, जबकि ल्यूशंग को एक व्हाइट कार्ड दिया गया। ल्यूशंग ने सोचा कि ये एक खाली कार्ड है, बिना किसी पॉइंट के। उसने कार्ड को पलटा और पीछे लिखे हुए यूजेज रूल्स पढ़ने लगा। एक मील 5 पॉइंट्स, ट्रेनिंग रूम में 1 घंटे की प्रैक्टिस 10 बिंदु, रेगुलर इंस्ट्रक्टर के साथ एक सेशन 30 बिंदु और हेड इंस्ट्रक्टर्स के साथ एक सेशन 100 बिंदु। लूशेंग थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा सिर्फ मीट खाना ही यूजफुल चीज लग रही थी। ये सुनते ही जीन कुर्सी से गिर गया डिसबिलीफ में। जीन ने व्हाइट कार्ड की तरफ पॉइंट किया और बोला, यह कार्ड तो 1000 पॉइंट्स का है। अगर स्नोई ने हायर अप्स को रोक नहीं लिया होता तो ल्यूशेंग के वजह से होने वाले लॉसेस काफी ज्यादा होते।
उसे पॉइंट्स वापस देने पड़ते। दूसरे दोनों लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि ल्यूशन को 1000 पॉइंट्स मिल गए। रोबस्ट चाओ योंग ने कंटेम्प्ट से स्नीयर किया, मजाक बनाते हुए बोला, मुझे लगा ट्रेनिंग कैंप सिर्फ स्किल के बेसिस पे चलता है, मुझे नहीं पता था यहाँ प्रिविलेज भी चलता है। उसका डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिख रहा था। मैजीन ने भी हल्का सा स्माइल किया और चाओ यंग की बात से अग्री किया। सिर्फ एक ही इंसान था जो चुप था, लिंग, जो उनके साइड में खड़ा था, काफी वीक लग रहा था। लिंग ने बोला, तुम लोगों को पता भी है उसने किया क्या है? चाओ योंग हंस पड़ा और बोला, ब्राइबरी और कल्यूजन की अफवाहें फैला रहा है स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स के बीच। उसे पता था कि सारे इंस्ट्रक्टर्स 3rd लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, तो ल्यूशंग जैसा पतला सा बंदा प्रिज्यूमेबली लो ब्लड एनर्जी लेवल के साथ उन्हें हरा कैसे सकता है? फिर चाओ योंग ने अपनी शर्ट फाड़ दी, मस्कुलर बॉडी एक्सपोज करते हुए, और ल्यूशंग की तरफ घूरते हुए अपना टैलेंट एक्टिवेट कर दिया। डिस्डेन के साथ स्नीयर किया, जैसे कह रहा हो, चल अब दिखा अपनी औकात। ल्यूशंग ने ठंडे टोन में चाओ योंग की तरफ देखा। आर यू श्योर तुम ये करना चाहते हो? चाओ योंग ने इग्नोर किया और सीधा उसकी तरफ चार्ज किया। ल्यूशंग ने सिर्फ एक हाथ उठाया और उसके सिर पे एक फिंगर फ्लिक का जेस्चर बनाया। एक ही पल में फिंगर फ्लिकर विद स्टेलर टेक्निक के साथ मिला और चाओ योंग जमीन से उठ के हवा में उड़ गया, सीधा जाकर कमांड रूम की दीवार में टकरा गया, एक बड़ी सी होल क्रिएट करके। वो बेहोश हो गया और सब लोग स्टन रह गए। सिर्फ ल्यूशंग को टेंशन थी, क्या मुझे इस डैमेज का जिम्मेदार माना जाएगा? क्योंकि टेक्निकली फाइट तो चाओ योंग ने इनिशिएट की थी। सब लोग स्पीचलेस थे। 2 ऑफिसर्स लगता था कि पहले से ही इसका आउटकम जान गए थे। ल्यूशंग ने पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूं? जैसे ही वो निकलने लगा, स्नोई ने पूछा, तुम्हारे आगे के ट्रेनिंग प्लान्स क्या हैं? उसने सजेस्ट किया कि वो अपने पॉइंट्स यूज करके पर्सनली उससे ट्रेनिंग ले सकता है, लेकिन ल्यूशंग ने चिल टोन में बोला, मैं कोई सिंप नहीं हूं। उसने थैंक यू बोला, लेकिन स्नोई का ऑफर पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया और बिना पीछे देखे निकल गया। सब लोग शॉक में थे। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम हो सकता है जो स्नोई जैसे इंस्ट्रक्टर के पर्सनल गाइडेंस से भी ज्यादा जरूरी हो? ल्यूशंग ने स्टेप्स हॉल्ट किए और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं वापस जाकर सो रहा हूं। सब लोग स्पीचलेस रह गए। सिर्फ जीन था जो हंस पड़ा। उन्होंने ल्यूशंग को सर्विलेंस कैमरास के जरिए फॉलो किया और उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि वो सच में जाकर सो गया। ल्यूशंग के एक्शंस ने स्नोई और जीन दोनों को ट्रेनिंग कैंप के अपने दिन याद दिला दिए, खासकर एक लड़के का नाम, श्योंगपेंग। उस नाम को सुनते ही जीन का सीना दर्द करने लगा। ट्रेनिंग के टाइम पे श्योंगपेंग अपने पावर बेस्ड टैलेंट के साथ एक किंग की तरह था, सबको फुट के नीचे रखते हुए। उसकी प्रेजेंस ने स्नोई और जीन दोनों पे गहरा असर छोड़ा था, लेकिन सिर्फ थोड़े वक्त के लिए। स्किल्स, स्पीड, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, एक्सपीरियंस, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी, ये सब खेल में है। स्ट्रेंथ अकेली कोई काफी चीज नहीं है। वक्त इनके साथ कांस्टेंट एक्यूमुलेशन और ग्रोथ से इंसान इन क्वालिटीज को डेवलप कर सकता है। जो लोग सिर्फ अपनी टैलेंट और पावर पे भरोसा करते हैं, वो आखिर में एक खिलता हुआ फूल बन के मुरझा जाते हैं। स्नोवी को लगता है कि लूक्सिंग भी ऐसे ही खत्म हो सकता है। ड्रीम वर्ल्ड में लू शेंग एक फायर्स बैटल में लगा हुआ है, एक मस्क्यूलर जॉम्बी के साथ। जॉम्बी का कोलोसल फंडिस्ट लू शेंग की तरफ वॉर करता है, लेकिन वो दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करता है। मौका देखते ही वो जॉम्बी का हाथ एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से जमीन से एक स्पीयर उठाता है। एक पावरफुल थ्रस्ट के साथ वो जॉम्बी के घुटने का निशाना बनाता है, उसे इमोबिलाइज कर देता है। लू शेंग अपनी स्टेलर टेक्निक एक्टिवेट करता है, अपनी सारी ताकत अपने हाथ में चैनल करके एक माइटी स्ट्राइक से जॉम्बी को मार गिराता है। लू शेंग को महसूस होता है कि ये जॉम्बी कभी एक लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, चेयरमैन जियाओ के बराबर का। अगर उसने अपनी साइकिक पावर से पहले वाले अटैक को रेसिस्ट नहीं किया होता तो शायद लू शेंग की मौत हो चुकी होती। लू शेंग अब समझ चुका है, मार्शल आर्ट्स स्किल्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही असली ट्रेजर्स हैं जो ड्रीम वर्ल्ड में मिलते हैं। सिर्फ फिजिकल एनहांसमेंट नहीं, एजिलिटी, बॉक्सिंग, पैम टेक्निक्स, लेग टेक्निक्स, स्पीयर टेक्निक्स, स्वॉर्ड टेक्निक्स। इंसानी कैपेसिटी की एक लिमिट होती है और कोई भी हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। लेकिन लूक्सिंग अलग है, वो उन काउंटलेस इंडिविजुअल्स के शोल्डर्स पर खड़ा है और वो परफेक्शन अचीव कर सकता है बिना किसी फलॉ के। लू शेंग रियलाइज करता है कि उसे अपनी साइकिक पावर पे ज्यादा काम करना होगा। अगर उसका सामना एक रियल 6th लेवल पावर हाउस से हो जाए तो जीतना मुश्किल होगा। वो ड्रीम वर्ल्ड से निकलता है और कॉन्शियसनेस रियलम में एंटर करता है।
जहां वो अपनी साइकिक पावर को रिफाइन करना शुरू करता है। जैसे ही लू शेंग अपनी कॉन्शियसनेस को छूता है उस रियलम के अंदर, एक जबरदस्त एनर्जी का सर्ज उसके माइंड में घुस जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग फटने वाला हो। पेन के साथ साथ कुछ तो रप्चर हो जाता है। फिर से वो ड्रीम वर्ल्ड में रिटर्न करता है और देखता है कि उसने एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। अब वो समन करता है, एई को देखना चाहता है कि क्या उसका फ्यूचर चेंज हुआ है। एक नई लाइफ रिकॉर्ड उसके सामने आती है। लू शेंग एज 67 पे बन जाता है एक 7वें लेवल मार्शल आर्टिस्ट। वो 156 साल तक जिंदा रहता है, शादी करता है और मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचता है। लू शेंग खुश होता है और एआई से पूछता है कि क्या वो अभी अपने प्रीवियसली प्रैक्टिस्ड मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का कंटिन्यूएशन जान सकता है। उसके सरप्राइजर्स के लिए उसे तीनों टेक्निक्स के एडवांस्ड वर्जन मिलते हैं जो उसने पहले सीखे थे, और एक एडिशनल टेक्निक भी मिलती है, द डिवाइन प्लूटो टेक्निक। ये टेक्निक एक 11वें लेवल मार्शल आर्टिस्ट ने बनाई थी, और सबसे शॉकिंग बात यह है, ये एक कंप्लीट मार्शल आर्ट्स टेक्निक है जिसमें इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है और जो काफी मिस्टीरियस है। ये कॉम्बैट स्किल्स पे फोकस नहीं करती, बल्कि स्पेशली साइकिक प्रैक्टिशनर्स के लिए डिजाइन की गई है। इस टेक्निक में साइकिक पावर का यूज करके एक सेकेंडरी बॉडी कंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी दी गई है, एक ऐसी बॉडी जो मार्शल आर्टिस्ट के अंदर ही बनाई जाती है। इस सेकेंडरी बॉडी के थ्रू इंसान अपने आप को हर लेवल पे इन्हांस कर सकता है। इस टेक्निक का पहला स्टेज ये है, साइकिक पावर का यूज करके ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करना, जिससे ब्लड एनर्जी लेवल काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। और यही वो चीज है जो लू शेंग को चाहिए। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ तो काफी हाई है, लेकिन ब्लड एनर्जी लेवल उसके बराबर नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स टेक्निक वाकई में टेरिफाइंग है, और जिस जीनियस ने इसे बनाया उसका नाम है डुआनिफोंग। लू शेंग को लगता है कि 11वीं स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स में भी डुआनिफोंग सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, इतना पावरफुल होने के बावजूद डुआनिफोंग भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सका। लू शेंग एक गहरी सांस लेता है, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाती है। उसे पता है उसका सफर अभी बहुत लंबा है। उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना है, हिस्ट्री को चेंज करना है और ह्यूमन सिविलाइजेशन के मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ को एक नई हाइट पे ले जाना है। और बस एक पल में पूरा 1 महीना गुजर जाता है टेलीकिनेसिस चैम्बर के अंदर। लिंग अपनी जगह ले लेती है। रूम के बिल्कुल बीच में लिंग खड़ी थी। चारों तरफ गोल्डन ऑर्ब्स की एक आंधी सी चल रही थी जो उसकी तरफ इनक्रेडिबल स्पीड से आ रही थी। उसकी आंखें टाइटली बंद थीं और उस अंधेरे के रियलम में उसने देखा विविड पर्पल लाइट के फ्लैशेस जो डांस कर रहे थे विद प्रिसीजन ऑन फिनिश। लिंग के साइकिक पावर्स ने तुरंत रिएक्ट किया, हर एक ऑर्ब को इंटरसेप्ट और डिफ्लेक्ट कर दिया। यह था उसका नया क्रिएशन, द स्टार डार्ट, और वो क्लियरली दिखा रही थी अपना मास्टरी इस पर। जैसे ही ट्रेनिंग सेशन खत्म होने लगा, टेलीकिनेसिस चैम्बर का दरवाजा खुला और अंदर आई स्नोवी। उसके चेहरे पर एक बीम ऑफ अ प्राइड चमक रही थी। उसने लिंग की प्रोग्रेस को एडमायर किया और बोली कि अगर लिंग बिना किसी दिक्कत के 6 स्टार डार्ट्स कंट्रोल कर लेती है तो उसका मतलब होगा कि वो लेवल 1 साइकिक मास्टर बनने के लिए तैयार है। लिंग ने हम्बल होकर बाउ किया। उसकी आवाज में ग्रैटिट्यूड था स्नोवी की गाइडेंस के लिए। पर स्नोवी का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने लिंग के चेहरे पर एक ट्रॉमा का असर महसूस किया। कुछ तो था जो उसके अंदर छुपा था। और फिर एकदम से लिंग की यादें लौट आईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हॉन्टिंग आइज, एक ऐसी एबिसल गेज जो जैसे हेल के अंधेरों से आ रही हो, उसकी हर रात की नींद तोड़ देती थी। नाइटमेयर्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो रो पड़ी। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। उसने स्नोवी से पूछा, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जाते हैं। वो हमेशा सो रहा होता है, लगता है ही इज ए लॉस्ट कॉज। शीन ने थोड़ा मजाक भी किया। तुमने ही तो कहा था ना पहले कि डॉर्मेट्री लाइफ का बेस्ट पार्ट है बिना टेंशन के सोना। स्नोवी ने अपना सिर थामा। थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी लिू शेंग से। गुस्से से वो वहां से चली गई। वहीं अंदर यांग ट्रेनिंग रूम की सफाई कर रही थी। तभी एक लड़की आई, एक लाइव सी लड़की जो अचानक कहीं से आ गई और हेल्प ऑफर की। एक ही पल में उनके बीच बातचीत शुरू हो गई। वो लड़की अपना हाथ दबाते हुए बोली, काश मुझे भी वो 100 पॉइंट्स मिलते। मुझे तो खुद का पेट भरने के लिए मील्स भी स्किप करने पड़ते हैं, बस पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए। फिर उसने यांग की तरफ देखा। तुम तो लिू शेंग के काफी क्लोज थी ना? एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो गया। यांग के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो खुद भी कंफ्यूज थी लिू शेंग के सडन चेंज से। पहले तो वो काफी स्ट्रांग और प्रॉमिसिंग था, लेकिन सिर्फ 1 महीने में सब कुछ चेंज हो गया।
अब वो बस रूम में सोता रहता है। लड़की ने हाथ हिलाकर बोला, कई बार जो लोग गिफ्टेड होते हैं उनका एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ होता है स्टार्टिंग में, पर बाद में दूसरे उनको ओवरटेक कर लेते हैं। शायद लिू शैंग को ये समझ आ गया हो और इसलिए वो लाइमलाइट से हट गया हो। यांग चुप रही। उसके दिमाग में कई थॉट्स चल रहे थे, पर उसके दिल के कोने में एक आवाज थी, लिू शैंग इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं है। वो चुपचाप अपना काम जारी रखती है, सफाई करते हुए। तभी एक जोर का अपरोर ट्रेनिंग रूम के दरवाजे के पार सुनाई दिया। हर किसी का अटेंशन उसी तरफ गया। एटमॉस्फेयर में एंटिसिपेशन भर गया। चाओ यांग क्वाड्रुपल टाइम ग्रेविटी को चैलेंज करने वाली थी। यांग शॉक में थी। उसे याद था जब उसने वन टाइम ग्रेविटी चैम्बर ट्राई किया था, वो सिर्फ 20 मिनट में ही बेहोश हो गई थी। और अब ये क्वाड्रुपल टाइम ग्रेविटी, ये क्या हो रहा है? लड़की ने उत्तेजित होकर यांग का हाथ जोर से खींचा, उसे कहकर चेक करने को कहा। यांग का दिमाग क्यूरियोसिटी से भाग रहा था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, लू शेंग, तुम क्या कर रहे हो? उन दोनों को पता भी नहीं था, पर लू शेंग अपने ड्रीम वर्ल्ड में पूरी तरह डूबा हुआ था, ग्रेविटी रूम के अंदर अपनी स्किल्स को शार्प करते हुए और एक्सपीरियंस ग्राइंड करते हुए। वहीं दूसरी तरफ चाओ योंग ने 3 गुना नॉर्मल ग्रेविटी के चैलेंज को लेने के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसकी त्वचा पत्थर जैसे सख्त हो गई और उस पर चमकती हुई गोल्डन बिजलियां दिखाई देने लगी। उसने अपने दांत भींचते हुए वो प्रेशर झेला और चैम्बर के अंदर 4 मिनट का वक्त पार कर गया। थोड़ी देर बाद चाओ योंग ग्रेविटी रूम से बाहर निकला और वहां खड़े सभी लोगों ने तालियों और तारीफों के साथ उसका स्वागत किया। उसने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ एक स्मग लुक मारते हुए उनकी प्रशंसा का मजा लिया। एक लॉयल हैंचमैन आया और बधाई देते हुए कॉन्फिडेंस से बोला, जल्दी ही आप 4 गुना ग्रेविटी को भी कॉन्कर कर लेंगे। चाओ योंग ने अपना माथा मसालते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसका दिमाग अब लू शेंग की तरफ भटक गया। चाओ योंग के विचारों का जवाब देते हुए उसका हैंचमैन जोर से हंस पड़ा। लू शेंग का मजाक उड़ाते हुए बोला, वो तो दिन भर सिर्फ सपने देख रहा था और सो रहा था। चाओ योंग की ग्रिन और ज्यादा बड़ा हो गया। उसके साथ एक स्नीयर भी था। लू शेंग को पीछे छोड़ने का इरादा उसकी आंखों में साफ दिखता था। अंदर से वो अच्छी तरह जानता था कछुए और खरगोश की अमर कहानी, और उसे ये सोचकर ही मजा आ रहा था कि इस रेस का असली विनर कौन निकलेगा। अचानक एक तेजी से हिलती हुई चीज ने चाओ योंग का ध्यान खींच लिया। उसने तुरंत अपना सर घुमाया। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने देखा लू शेंग उसके सामने से गुजरते हुए ग्रेविटी चैम्बर की तरफ जा रहा था। लू शेंग ने आसपास देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही थी, जैसे वो सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा हो। चाओ योंग अपनी नफरत को छुपा नहीं पाया और लू शेंग का मजाक उड़ाते हुए बोला, पूरे महीने की नींद ले ली तुमने, अब ट्रेनिंग करने आए हो? लेकिन लू शेंग ने उसके तानों पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग कुछ और ही प्रैक्टिकल चीजों में लगा हुआ था। वो पूरे महीने में खाने पे कितने पॉइंट्स खर्च हो गए, उसी के बारे में सोच रहा था। उसके पास एक क्लियर प्लान था। वो लेवल 2 ग्रेविटी में सीधा 3 घंटे की ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। जैसे ही डोर बंद होने वाला था, लू शेंग ने चाओ योंग की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक दमदार आवाज में बोला, 1 महीना हो गया, अब अपनी प्रोग्रेस टेस्ट करने का टाइम है। चाओ योंग ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए हैरानी से कहा, तुम्हें लगता है तुम सिर्फ सोने से स्ट्रांग हो गए? मजाक बना रहे हो क्या? उसकी डिसबिलीफ और बढ़ गई जब उसने देखा कि लू शेंग बिना किसी वार्म अप के ही ग्रेविटी चैम्बर के अंदर चला गया। डोर बंद हो गया और काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। हर सेकंड के साथ चाओ योंग के चेहरे पर स्नीयर और गहरा होता गया। उसे मजा आ रहा था लू शेंग के सो कॉल्ड एरोगेंस का मजाक उड़ाने में। मिनट बीतने लगे और चैम्बर के अंदर से एक गहरा सा सन्नाटा बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डबल ग्रेविटी का लू शेंग पर कोई असर ही नहीं हो रहा। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। बाईस्टैंडर्स चौंक गए। उनकी आंखें डिसबिलीफ से फैल गईं जब उन्होंने देखा लू शेंग की लाइटनिंग फास्ट किक्स एंड पंचेज। हर स्ट्राइक के साथ अंदर ही अंदर थंडरस सोनिक बूम्स हो रहे थे। लू शेंग चैम्बर के अंदर मजा ले रहा था। इंटेंसिफाइड ग्रेविटी का असर उसे फील हो रहा था और वो एंजॉय कर रहा था। फिर वो कंट्रोल पैनल के पास गया। चाओ योंग ने सोचा लू शेंग शायद क्विट करने जा रहा है, लेकिन अगले ही पल एक तेज आवाज बाहर तक सुनाई दी। सब लोग शॉक में आ गए। उनके सामने लू शेंग ने सभी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट ग्रेविटी को 2 गुना से सीधा 4 गुना तक बढ़ा दिया, और उसके बाद उसने आंखों को बंद किया और उस एनहांस्ड ग्रेविटी को महसूस करते हुए एक ग्रेसफुल पोस्चर में एक घुटने के बल बैठ गया। लोगों को लगा कि वो क्यूरियस हो गई
और धीरे धीरे ऑनलुकर्स के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे डिसबिलीफ में। लिंग की नजर चैम्बर के ग्लास पर गई, जहां उसने एक हैरान कर देने वाला सीन देखा। लू चेंग बिना किसी एफर्ट के सिर्फ 2 उंगलियों पर हैंडस्टैंड कर रहा था, वो भी 4 गुना ग्रेविटी में। वहीं चाओ योंग के मन में सवालों का तूफान उठ गया। इतना ज्यादा शॉक लगा कि वो सीधा जमीन पर गिर गया। उसके लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि लिू शेंग ने आखिर ऐसी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ कैसे हासिल कर ली। चाओ योंग ने अपने दांत भींचते हुए फ्रस्ट्रेशन में आंसुओं को रोकने की कोशिश की। फिर उसने अपने हाथ उठाए और डिसबिलीफ में देखता रहा। उसका दिमाग कंफ्यूजन से भरा हुआ था। आखिर लू शेंग तो 1 महीने से सो रहा था ना। लेकिन दूसरी तरफ लिू शेंग को वो 4 गुना ग्रेविटी कुछ खास महसूस ही नहीं हो रही थी। जैसे जैसे उसका बॉडी इंटेंस फोर्स से एक्सटम्ड हो रहा था, उसने डिसाइड किया अब और ज्यादा पुश करेगा। उसने ग्रेविटी 5 बार कर दी और साथ ही अपना सीक्रेट वेपन एक्टिवेट किया, अर्थ ब्रीडिंग टेक्निक। लिू शेंग का ये कमाल का फीट आग की तरह कैंपस में फैल गया। हर जगह बातें होने लगीं। लोग ग्रेविटी चैम्बर की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। इवन सैसी भी तेजी से उस सीन की तरफ भागता चला आया। उस भीड़ में यान भी था और उसके साथ कई और स्टूडेंट्स भी। लू चेंग को अब लगा कि 5 गुना ग्रेविटी उसकी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स के बराबर है, लेकिन अब उसे और प्रेशर चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे उसकी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक ले जाए। एक रिजोल्यूट स्ट्राइड के साथ लू चेंग कंट्रोल पैनल की तरफ चला गया। उसके एक्शन देखकर सबके दिलों में क्यूरियोसिटी जग गई। काफी लोगों का मानना था कि लिू शेंग अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, पर सब शॉक्ड रह गए जब लू शेंग ने बिना हिचकिचाए ग्रीन बटन को 2 बार और प्रेस कर दिया। कंट्रोल रूम में स्नोई फ्रस्ट्रेटेड बैठी थी। हर दिन स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कैंप छोड़ के जा रहे थे। सिर्फ 1 महीने में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका था। ग्रेविटी चैम्बर का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। स्नोई की क्यूरियोसिटी पीक पर थी। उसने सोचा शायद चाओ योंग ने यह रिकॉर्ड तोड़ा होगा, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखा तो उसके होश उड़ गए। ये रिकॉर्ड किसी और ने नहीं, लू शेंग ने तोड़ा था 8 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग करते हुए। यह शॉक इतना ज्यादा था कि स्नोई के हाथ से ग्लास टूट गया, लेकिन अपनी लिक्विड और शैटर्ड ग्लास कंट्रोल एबिलिटी का यूज करके उसने एक भी टुकड़ा जमीन पर गिरने नहीं दिया। स्नोई और शीन दोनों एकदम स्टन्ड थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, लिू शेंग ही वो इंसान था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। लू शेंग ने गहरी सांस ली और डिवाइन प्लूटो टेक्निक एक्टिवेट किया। उसी वक्त उसके वेन्स में एक पावरफुल साइकिक एनर्जी दौड़ गई, जैसे एक चमकती हुई पर्पल थ्रेड उसके शरीर में एक नया हार्ट क्रिएट कर रही हो। जैसे ही वो एथरियल हार्ट उसके असली हार्ट के साथ मर्ज हुआ, उसके पूरे बॉडी में पर्पल एनर्जी पल्सेट करने लगी। हर एक इंच में शक्ति का प्रभाव महसूस हो रहा था। जब लू चेंग ने डिवाइन प्लूटो टेक्निक एक्टिवेट किया तो उसका शरीर एकदम हल्का महसूस होने लगा, जैसे ग्रेविटी का बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, रेडी टू टेस्ट हिज ट्रू लिमिट्स। लेकिन जैसे ही उसके फिंगर्स कंट्रोल पैनल से टकराए, चैम्बर के ग्लास वॉल्स क्रैक होने लगे। अंदर की ग्रेविटी फोर्स इतनी इंटेंस हो गई थी, बाहर खड़े स्पेक्टेटर्स ने अचानक वो प्रेशर महसूस किया। उनके पैर जमीन से चिपक गए, उनका सिर उठाना मुश्किल हो गया। हर कोई नील कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनसीन फोर्स उनके ऊपर भर गया हो। अंदर लू चेंग भी ग्रेविटी के बोझ से ऑलमोस्ट जमीन से चिपक गया। फ्लोर क्रैक हो गया, टुकड़े टुकड़े होने लगे। ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो गई थी कि उसके हड्डी तक कांपने लगी। उसका ब्लड फ्रीज कर रहा था, क्योंकि जो इंसान फ्यूचर बदलने की कोशिश करता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए उम्मीद लेकर आता है, वो सिर्फ कोई प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स नहीं होते। ना तो सबसे अच्छी मार्शल आर्ट्स, ना ही अनंत रिसोर्सेज। असली ग्रेटनेस उस इंसान में होती है जिसमें हो एक रिलेंटलेस ड्राइव, जो अपनी कैपेबिलिटीज की हर लिमिट तक खुद को पुश करे। हर एक आउंस तक अपनी स्ट्रेंथ को समन करता है लिू शेंग। जब वो जमीन से उठता है, उसकी उठाने की शेयर फोर्स से ग्राउंड ही टूट जाता है। एक ब्रेथ टेकिंग शॉक वेव क्रिएट होती है जो पूरे चैम्बर में गूंज उठती है। चैम्बर के बाहर लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सबके सिर झुके होते हैं, एक भी मसल मूव नहीं कर पाते। सबकी नजर लिू शेंग पर टिक जाती है और उनके मन में सिर्फ एक ही फीलिंग होती है, ऑ और एडमिरेशन। लिू शेंग वापस आ चुका था। जब ग्रेविटी चेंबर का दरवाजा खुलता है, एकदम से सन्नाटा छा जाता है। ऑनलुकर्स इंस्टिंक्टिवली साइड हो जाते हैं, उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। डर के मारे किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। आंखों में सिर्फ ऑ और रेवरेंस।
तभी भीड़ में से एक लड़की आगे बढ़ती है। उसके गालों पर हल्की सी लाली होती है। वो लिू शिंग को एक टॉवल देती है। लिू शिंग उस टॉवल को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। वो लड़की अपनी फ्रेंड से हाई फाइव करती है। खुशी के मारे दोनों एक्साइटेड हो जाती हैं। अब चैम्बर के बाहर आके लिू शिंग अपना पॉइंट्स बैलेंस चेक करता है और डिस्कवर करता है कि उसने ग्रेविटी चेंबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसका नया बैलेंस होता है 4335 पॉइंट्स, जबकि बाकी कैंडिडेट्स के पास मोस्टली सिंगल डिजिट पॉइंट्स होते हैं। लिू शिंग लिटरली बॉलिंग करता है 4 डिजिट्स के साथ। एक सैटिस्फाइड स्माइल उसके फेस पर फैल जाती है। उसे पता होता है कि अब इतने सारे पॉइंट्स के साथ वो एक और लैविश फीस्ट एंजॉय कर सकता है। ऑनलुकर्स उसकी इस ट्रायम्फ से इंस्पायर्ड होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। यंग भीड़ में खड़ी हुई उस फिगर को देखती है। उसके लिए लिू शिंग एक किंग की तरह लगता है, सब पर राज करता हुआ। लेकिन लिू शिंग कैफेटेरिया की तरफ नहीं जाता जैसे सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि वो एजिलिटी रूम की तरफ चला जाता है। डिमली लिट रूम में मेंगजिन अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और एजिलिटी दिखाता है। इजीली लेजर बीम्स की बैराज को इवेड करता है, लेकिन एक लेजर उसके आर्म को ग्रेज कर जाता है, एक छोटा सा मार्क छोड़ जाता है। फिर भी वो सेकंड स्टेज कंप्लीट करता है 87 स्कोर के साथ। सिस्टम उसे तुरंत कंग्रेचुलेट करता है, हाईलाइट करता है कि उसने हाफ से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को सुप्रस कर दिया है। ये अचीवमेंट अब मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के ग्लोबल टर्मिनल पर शोकेस की जाएगी दुनिया के सामने। स्कोर थोड़ा लो था, पर मेंगजिन को अपने स्कोर पर फिर भी बहुत प्राइड होता है। उसका मानना होता है कि उसकी नेचुरल टैलेंट और पर्सनल ट्रेनिंग, जो उसने एक रिनाउंड मेजर टीम के अंडर की थी, के कारण वो ऑलरेडी सबसे आगे है। एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन के साथ मेंगजिन रूम से बाहर निकलता है, सोचता है कि सब उसकी तारीफ करेंगे, अपलॉज और प्रेज मिलेगा। लेकिन उसके सामने होता है एक हॉन्टिंग साइलेंस। कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। वो कंफ्यूज्ड और थोड़ा हार्ट ब्रोकन होता है। फिर वो देखता है ऑपोजिट साइड में लोगों का एक भीड़ जमा है, जिसमें दोनों इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। वो क्यूरियोसिटी में एक स्पेक्टेटर के पास जाता है, उसका शोल्डर पकड़ के पूछता है, क्या हो रहा है? वो आदमी थोड़ा इरिटेटेड होकर कहता है, मैं लिू शिंग को देख रहा हूं। फिर वो हंस पड़ता है, कहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक स्लॉथ से जो 1 महीने से सो रहा था? वो आदमी नैरो आइज से मेंगजिन को देखता है और तय कर लेता है कि मेंगजिन की डिसरिस्पेक्ट वो नहीं सहेगा। रूम सडनली क्रिम्सन रेड हो जाता है, सिग्नल करता है कि सभी लेजर लॉन्चर्स फुल पावर पर एक्टिवेट हो गए हैं। इस केओस के बीच लिू शिंग अकेला होता है। रूम के सेंटर में चारों तरफ हजारों लेजर बीम्स की एक मेस्मराइजिंग अरे होती है। अपनी लेटेंट साइकिक पावर्स को अनलॉक करते हुए लिू शिंग अपनी हाइटेंड इंट्यूशन को यूज करता है। हर लेजर अटैक के ट्रेजेक्टरी को फील करता है और उन्हें एलिगेंटली डॉज करता है, एक डिवाइन ग्रेस के साथ। जब सबको पता चलता है कि ये लिू शिंग का पहला टाइम है एजिलिटी रूम में और वो ऑलरेडी 10 टाइम ग्रेविटी रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तो सबका होश उड़ जाता है। मेंगजिन तो शॉक में जमीन पर गिर जाता है। उसका मन और बॉडी दोनों एक अजीब एग्जॉस्शन और डिसबिलीफ से भर जाते हैं। कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल होता है, कैसे कोई आदमी 1 महीना सोकर इतना पावरफुल बन सकता है? मेंगजिन को लगता है जैसे वो इनविजिबल हो गया हो, क्योंकि पूरी भीड़ की नजर सिर्फ लिू शिंग पर थी। स्नोई अपनी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। ये पहली बार था जब लू शेंग एगिलिटी रूम में गया था, लेकिन उसकी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा प्रीसाइज थीं जैसे वो पहले से ही अटैक्स को प्रीडिक्ट कर पा रहा हो। ये देख के स्नोई थोड़ा इंट्रिग्ड हो गई। उसने डिस्क्रीटली हाथ उठाया और एक छोटा सा पर्पल ऑयनर कॉन्जर किया। शीन ने जब स्नोई के एक्शंस देखे तो उसने उस तरफ देखा, लेकिन स्नोई ने तुरंत ऑनर डिसमिस कर दिया। वो ऑलरेडी लू शेंग को साइकिक पावर के लिए टेस्ट कर चुकी थी और रिजल्ट ये था कि उसमें कोई साइकिक पावर नहीं थी। कुछ ही मोमेंट्स बाद लू शेंग ने स्टेज 2 सक्सेसफुली क्लियर कर लिया और स्टेज 3 में एंटर किया। सामने का सीन ब्रेथ टेकिंग था। हजारों गोल्डन बॉल्स एक साथ लॉन्च हुई। हर एक बॉल फ्लोर पे बाउंस कर रही थी और अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शंस में मूव कर रही थी। लू शेंग को समझ आ गया था कि अब गेम और सीरियस हो चुका है। शीन की शार्प आईज ने पहचान लिया कि लू शेंग ने एगिलिटी टेक्निक में न्यूएंस्ड लेवल अचीव कर लिया है और ये लेवल बैटलफील्ड के सीजन लेवल 4 और 5 वेटरन्स में भी कुछ ही लोग अचीव कर पाते हैं। शीन खुद ने ये लेवल 22 साल की एज में अचीव किया था और स्नोई ने 25 मिनट में। शीन जानता था
कि वो खुद एक स्पीड टैलेंट है, लेकिन लू शेंग की एज सिर्फ 18 थी और बिना किसी स्पीड टैलेंट के उसने जो एगिलिटी दिखाई वो ट्रूली एक्सेप्शनल थी। स्टेज 3 में जब लू शेंग 15 मार्क तक पहुंचा तो चैलेंज और ज्यादा डॉन्टिंग बन गया। सिर्फ साइकिक पावर से अटैक्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था। तब उसने तुरंत अपनी ब्रीडिंग टेक्निक स्विच की और विंड ब्रीडिंग टेक्निक यूज की। जैसे ही उसने विंड का पावर टैप किया, एक सर्ज ऑफ स्पीड उसके वेन्स में दौड़ गई। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि ऑनलुकर्स की नेकेड आई तक उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। एक रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ स्किल में लू शेंग ने स्टेज 3 कुछ ही पलों में कॉन्कर कर लिया। शीन ने जब ये सब देखा तो वो टर्न करके वॉक करने लगा। उसको लगा यही लू शेंग की लिमिट है, लेकिन स्नोई ने तुरंत कहा नो। जैसे ही शीन ने मुड़ के देखा, स्टेज 4 का डॉन्टिंग चैलेंज स्टार्ट हो गया। शीन खुद भी इस स्टेज को रिसेंटली टैकल करना स्टार्ट किया था, तो वो भी शॉक था जो आगे हुआ। रूम के अंदर से एक पिक्यूलियर मशीन फ्लोर से उठी और हवा में जाने लगी। लू शेंग मोमेंटेरिली ऑफ गार्ड था और तभी उसके सामने एक डजन से ज्यादा छोटी छोटी स्पीयर्स लॉन्च हुई, जो एक डेंस वेब ऑफ लेजर बीम्स क्रिएट कर रही थीं, जो ऊपर से नीचे डिसेंड हो रही थीं। कुछ ही सेकंड्स में लू शेंग उस इंट्रिकेट नेटवर्क में ट्रैप हो गया। तभी उसके बॉडी से एक अदर वर्ल्डली एनर्जी सर्ज हुआ। उसने अपना डिवाइन प्लूटो टेक्निक एक्टिवेट कर दिया। इस पावरफुल एबिलिटी से उसने अपने आसपास से एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट किया, एक प्रोटेक्टिव स्फीयर। उस स्फीयर के अंदर टाइम लिटरली रुक गया था, या कम से कम परसेप्शन ऑफ टाइम बिल्कुल हॉल्ट हो गया। जो लोग साइकिक एबिलिटीज को जानते थे वो इसे टाइम सेंसेस कहते हैं, जहां टाइम परसेप्शन ऑल्टर हो जाता है या कंप्लीटली सस्पेंड हो जाता है। स्नोई बिल्कुल स्पीचलेस रह गई, क्योंकि लू शेंग ने वो काम कर दिखाया जो नॉर्मली सिर्फ लेवल 3 साइकिक मास्टर्स कर पाते हैं। ग्लास बैरियर जो उनके सामने था वो क्रैक होने लगा और फाइनली टुकड़ों में टूट गया। स्नोई के चेहरे पे एक स्माइल आई। वो अब उसे टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हो गई। उसने अपनी साइकिक एबिलिटीज टैप की और उसके बॉडी से वाइब्रेंट पर्पल लाइंस रेडिएट होने लगी। वो लाइंस एक जायंट वर्जन बन गई उसी का, हर फीचर इवन बूब्स तक एनलार्ज्ड। शीन जो सब देख रहा था एस्टोनिशमेंट से भर गया। स्नोई ने अपना फॉर्मिडेबल डॉपलगैंगर समन किया था चैम्बर के अंदर। इंटेंशन था लू शेंग को टेस्ट करना, लेकिन लू शेंग ने कंपोज्ड डिमीनर में डॉपलगैंगर की तरफ देखा, हाथ हिलाया स्किलफुली और तुरंत स्नोई का डॉपलगैंगर थिन एयर में डिसिपेट हो गया। ये रियलाइजेशन स्नोई पे हैमर की तरह लगा। वो लिटरली ब्रीथलेस हो गई। उस मोमेंट पे उसने एक्सेप्ट कर लिया कि लू शेंग न सिर्फ एक साइकिक मास्टर है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लू शेंग ने खुद को पुश करते हुए स्टेज 4 में 56% कंप्लीशन रेट अचीव किया। ये स्कोर 97% पार्टिसिपेंट से भी ज्यादा था। क्राउड लिटरली चीयर कर उठा। उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने शायद एक लीजेंड को जन्म लेते हुए देख लिया है। द राइजर्स ऑफ अ लीजेंड ऑन द साइडलाइंस। मेंजिन की आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने रियलिटी का सामना किया। अपनी रिमार्केबल परफॉर्मेंस के बावजूद लियू शिंग ने खुद को हम्बल रखा और माना कि अभी भी 3% लोग ऐसे हैं जो उससे ज्यादा फास्ट हैं। उसने एक गहरी ह्यूमिलिटी महसूस की और समझा कि अभी भी अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने की जरूरत है। तभी 2 इंस्ट्रक्टर्स लियू शिंग के पास आए और उसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स के लिए उसे बधाई दी। स्नोवी सोचने लगी कि अब उसका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, कॉम्बैट ट्रेनिंग चैम्बर या साइक ट्रेनिंग चैम्बर। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए लियू शिंग ने सिर हिला दिया और डिनर के मेन्यू आइटम्स की तरफ देखा। उसने कहा कि वो कैफेटेरिया जाना चाहता है। 3 घंटे बाद लूसियन को कंट्रोल रूम में बुलाया गया, जहां दोनों इंस्ट्रक्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो उस पर कुछ सिंपल टेस्ट्स करना चाहते थे, जैसे उसके ब्लड एनर्जी लेवल्स को चेक करना। हर डॉर्म में इसके लिए एक डेजिग्नेटेड नीडल होती थी, लेकिन सब हैरान रह गए जब नीडल लूसियन के बॉडी को पेनेट्रेट ही नहीं कर पाई। स्नोवी ने बिना घबराए अपने कपड़ों में हाथ डाला, जैसे कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। उसने अपनी चेस्ट पॉकेट से एक गोल्डन नीडल निकाली। ये नीडल लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए होती है। वैसे नॉट श्योर कि उसकी चेस्ट पॉकेट में नीडल क्या कर रही थी, बट चलो छोड़ो, स्टोरी पे फोकस करते हैं। लियू शिंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और स्नोवी ने उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। टेस्ट रिजल्ट्स ने रिवील किया कि लियू शिंग का ब्लड एनर्जी लेवल 124.65 था, जो कि एक लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट की प्रोफिशिएंसी को शो करता है। शीन ये देखकर शॉक हो गया, क्योंकि 10 साल से उसने किसी इतने यंग मार्शल आर्टिस्ट को लेवल 3 पर नहीं देखा था।
अगला टेस्ट था बैटल स्ट्रेंथ टेस्ट। लिू शिंग ने अपना अटैक स्टांस लिया और फायर ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसने 8 टाइम्स टेलर टेक्निक के साथ पंच मारा फुल पावर से। उसकी स्ट्राइक का पावर मेजर हुआ 2,71,920, जो कि ऑलमोस्ट लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ के बराबर था। शीन इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने लिू शिंग के शोल्डर पे टैप किया और उसे कैंप से ग्रेजुएशन की बधाई दी। उसने बताया कि अब लिू शिंग फ्री है अपना खुद का पार्ट चूज करने के लिए। लेकिन जैसे ही लिू शिंग जाने लगा, स्नोवी खड़ी हो गई और सिग्नल दिया कि एक और टेस्ट बाकी है। उसने एक फ्लोटिंग क्यूब निकाला। ये एक रेयर और स्पेशल मिनरल था जो 1 सेंचुरी पहले मिला था और इससे किसी की साइक स्ट्रेंथ टेस्ट की जा सकती थी। स्नोवी ने सबसे पहले टेस्ट दिया। उसकी साइक स्ट्रेंथ 143.2 आई और साइक प्योरिटी 4.2। लिू शिंग भी क्यूरियस हो गया और उसने क्यूब पे अपना हाथ रखा। एक डैर्जलिंग गोल्डन और उसके बॉडी से निकली और क्यूब से एक पावरफुल गोल्डन बीम शूट हुआ। सब लोग शॉक हो गए। लिू शिंग की साइक स्ट्रेंथ तो 113.5 थी, स्नोवी से थोड़ी कम, बट उसकी साइक प्योरिटी थी 20.3, जो कि स्नोवी से 5 टाइम्स ज्यादा थी। हर एक प्योरिटी पॉइंट एक इंसान की डिटर्मिनेशन का सिंबल होता है, जैसे बार बार टॉवल को मोड़ के कॉइन साइज बनाना। स्नोवी, जो अब लिू शिंग की रैपिड ग्रोथ से क्यूरियस थी, उसने पूछा कि क्या उसका कोई मेंटर है। लिू शिंग ने एडमिट किया कि हाँ, उसके पास एक टीचर है जिसने उसे एक यूनिक साइक टेक्निक सिखाई थी। और जब पूछा गया कि उसने अपना टैलेंट कब अवेकन किया, लिू शिंग ने बताया, सिर्फ 3 महीने पहले। ये सुनकर स्नोवी और शीन दोनों स्पीचलेस रह गए। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान लिू शिंग को साइक मास्टर्स की एक एसोसिएशन के बारे में पता चला। उसे ये भी समझ आया कि साइक टैलेंट अवेकन करना कितना रेयर होता है। सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज लोग ही टैलेंट अवेकन करते हैं और उनमें भी सिर्फ 1% साइक टैलेंट वाले होते हैं। स्नोवी, जो अब लिू शिंग में पोटेंशियल देख चुकी थी, उसने एक जेनरस ऑफर दिया। उसने अपनी शर्ट थोड़ी सी नीचे की और हाँ, एक वाइब्रेंट पर्पल लाइट वाला नेकलेस रिवील किया। उसने लिू शिंग को एसोसिएशन ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया, समझाते हुए यह उसके ट्रेनिंग के लिए काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्नोई ने कहा, जब उसने अपनी नेकलेस उतारी और लू शैंग को दे दी एक टोकन के रूप में, कहकर कि उसे यह एसोसिएशन को देना है। लू शिंग को समझ आ गया कि उसके रैपिड प्रोग्रेस को लेकर लोगों के मन में डाउट आ सकता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट अपने मेंटर को देगा। उसने एम्फसाइज किया कि उसने कभी अपने मेंटर से मिला नहीं है, लेकिन उनसे बहुत गहरी टीचिंग्स मिली हैं। स्नोई ने उसकी बात मान ली, समझते हुए कि कभी कभी मेंटर्स अनोनिमस रहना प्रेफर करते हैं। कन्वर्सेशन आगे बढ़ी तो चिन ने एक कार्ड लू शैंग को दिया जिसमें 5 मिलियन रुपए का अमाउंट था, जो उसके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड्स का पार्ट था। लू शैंग जमीन पर फ्रोजन खड़ा रह गया, जिसे देखकर स्नोई को लगा कि शायद उसे अमाउंट कम लगा। स्नोई ने एक्सप्लेन किया, यह मैक्सिमम अमाउंट है जो हम अप्लाई कर सकते थे और बजट का काफी बड़ा पार्ट ऑलरेडी फूड पर लग चुका है। उसने एस्टिमेट किया कि सिर्फ लू शिंग के खाने ही 7 से 8 मिलियन से ऊपर के हो गए होंगे। लू शिंग थोड़ा सैड फील करने लगा, रियलाइज करते हुए कि शायद वह फ्यूचर में इतने एक्सट्रावेगेंट मील्स अफोर्ड न कर पाए। स्नोई ने एम्फसाइज किया कि अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन यह ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक अप्रिसिएशन का टोकन है। लू शैंग ने बैंक कार्ड को देखा और पूछा, यह क्या एक रिक्रूटमेंट ऑफर है? चिन ने फिंगर स्नैप किया और कंफर्म किया, हाँ। स्नोई ने रिवील किया कि लू शैंग जैसे गिफ्टेड लोग बैटलफील्ड के लिए ही बने होते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि मार्शल आर्टिस्ट्स को प्रिविलेजेस मिलती हैं, लेकिन उनके अपने कॉस्ट्स भी होते हैं। वह जानते थे कि लू शिंग का रास्ता इवेंचुअली बैटलफील्ड तक ही जाएगा, इसलिए वह चाहते थे कि वह पहले ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करे। चिन ने लू शिंग के शोल्डर को हग किया और ग्रिन करते हुए बोला, ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का एक एडवांटेज यह भी है, सबसे ब्यूटीफुल फीमेल सोल्जर्स होती हैं यहाँ, लॉन्ग लेग्स, प्रिटी फेसेस। स्नोई को ही देख लो रेफरेंस के लिए, लेकिन उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वह हवा में उड़ गया, प्रॉबेबली स्नोई के स्विफ्ट रिएक्शन की वजह से। थोड़ा ब्लश करते हुए स्नोई ने कंटिन्यू किया, हम चाहते हैं कि लू शैंग कैंप का रिप्रेजेंटेटिव बने और ईस्टर्न प्रोविंशियल मिलिट्री स्टार सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। उसने बताया कि टैलेंट कैंप का पर्पज ही यह होता है, एक्सेप्शनल पोटेंशियल वालों को आइडेंटिफाई करना। स्नोई ने पूछा, क्या लू शैंग को मिलिट्री स्टार बनने के इंपॉर्टेंस का आइडिया है? लू शिंग ने हाँ में सिर हिलाया, एक्नॉलेज करते हुए
कि मिलिट्री स्टार का मतलब है फ्यूचर मिलिट्री जनरल बनना और लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट बनने का चांस मिलना। उसे पता था कि हर साल सिर्फ एक ही पर्सन ईस्टर्न प्रोविंसेस से सिलेक्ट होता है। बिना किसी हेजिटेशन के लू शिंग ने ईस्टर्न प्रोविंशियल मिलिट्री स्टार सिलेक्शन अटेंड करने के लिए हाँ कह दिया। वक्त ऐसा था जहां पूरी ह्यूमन रेस का फ्यूचर डेंजर में था और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। इतिहास का रुख अकेले बदलना कोई छोटी बात नहीं थी, यह एक हर्क्यूलियन टास्क था। लेकिन लू शिंग अपने एम्बिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस से ड्रिवन इस मॉन्यूमेंटल रोल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। चिन ने सबटल हिंट दिया कि सारे कोवेटेड रिवॉर्ड्स की ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास ही है। यह सुनकर लू शिंग ने रियलाइज किया कि उसे अपना और भी ज्यादा हिडन पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। सिलेक्शन तक कुछ महीने बचे थे, इसलिए लू शिंग ने पूछा कि क्या तब तक कैंप में रुक सकता है। उसे कंफर्मेशन मिल गया और वह तुरंत रूम से निकल गया। चिन पीछे से मुस्कुराता रहा क्योंकि उसे पता था लू शिंग का असली रीजन कैंप में रुकने का वह डिलीशियस मील्स। जैसे ही लू शैंग डिपार्चर पे निकला, चिन और स्नोई ने उसे देखा, एडमायरेशन और रिलीफ के मिक्सचर के साथ। वह हमेशा से उस पर अपने अपने टाइम के शाइनिंग स्टार्स, लेकिन इस बार एक अजीब सा एहसास उन दोनों के दिलों में दौड़ गया। एक रेयर फीलिंग थी, जलन की। किसी और के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को देखकर उनको पहली बार जलन महसूस हुई। अंदर ही अंदर दोनों ये बात मान चुके थे, लियू शेंग ग्रेटनेस के लिए ही बना है। वो कभी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता और ये एरा उसके वजह से बदलने वाला है। लियू शेंग सीधा फाइट वाटर सिटी के बस्टलिंग मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ गया। उसका पर्पस क्लियर था, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने और चेयरमैन झाओ से मिलने का, जो 6ठे फ्लोर पर थे। जैसे ही वो ऑफिस के करीब पहुंचा, उसके कानों में चेयरमैन झाओ की तीखी और जोशीली आवाज के इकोज पड़ने लगे। सेक्रेटरी, जो चेयरमैन की आवाज से परेशान थी, उसने लियू शेंग का वार्म वेलकम किया और उसे अंदर ले गई। रूम के अंदर एक शार्प सूट पहने हुआ आदमी खड़ा हुआ और लियू शेंग को कॉर्डियली ग्रीट किया। उसकी नजर पहले लियू शेंग पर टिक गई, फिर थोड़ा चेयरमैन झाओ की तरफ देखकर स्मर्क करते हुए बोला, ज्यादा अपसेट मत हो चेयरमैन, हर किसी में मेरी पोती जैसा टैलेंट नहीं होता। जल्दी हाँ ये क्लियर हो गया कि ये आदमी कोई और नहीं, लिंग का ग्रैंडफादर था। उसने प्राउडली अपने फोन के वॉलपेपर पर लिंग का फोटो डिस्प्ले किया था। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और गुस्सा दोनों था और उसने गुस्से में पूछा, लियू शेंग ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट होने से पहले वापस क्यों आया? लेकिन लियू शेंग बिल्कुल कूल था। उसने सिंपली जवाब दिया कि वो इंस्ट्रक्टर स्नोई के रिक्वेस्ट पर डॉक्यूमेंट्स देने आया है। सूट वाला आदमी और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक छोटी सी जगह जैसे फाइट वाटर सिटी के चेयरमैन तक पहुंच रहे हैं? चेयरमैन झाओ ने बिना किसी हेजिटेशन के एनवेलप को फोर्सफुली फाड़ा और डॉक्यूमेंट निकाल लिया। जैसे जैसे उसने कंटेंट्स पढ़े, उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैल गईं। शुरुआत में शॉक, फिर सरप्राइज और फिर डिलाइट उसके चेहरे पर क्लियरली दिखा। उसने डॉक्यूमेंट को केयरफुली वापस एनवेलप में डाला, जैसे किसी रेयर ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा हो। अब उसके चेहरे पर एक ब्रॉड स्माइल थी। इंस्ट्रक्टर स्नोई ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था कि चेयरमैन झाओ से एक कॉल किया जाए। शायद उन्हें डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर डाउट हो, लेकिन चेयरमैन झाओ ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ कॉन्फिडेंटली सबको एश्योर किया, मुझे किसी भी डाउट की जरूरत नहीं है, मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर पूरा भरोसा करता हूं। लेकिन जब स्नोई ने कॉल की रिक्वेस्ट की है तो मना करने का कोई रीजन नहीं था। कुछ ही सेकंड्स में वीडियो कॉल कनेक्ट हो गया और स्नोई का चेहरा स्क्रीन पर दिखा। सूट वाला आदमी तो स्टन हो गया, वो सच में स्नोई थी। तभी लिंग ने अपने ग्रैंडफादर की आवाज सुनी और एक्साइटमेंट में स्क्रीन के करीब आ गई। लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। स्नोई ने तुरंत उसे डांटा और बोला, आज के लिए तुम्हारा ट्रेनिंग लॉट 10 गुना कर दिया गया है। चेयरमैन झाओ ने स्नोई को कंफर्म किया कि डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं और वो उन्हें तुरंत स्टैंप करेंगे। तभी स्नोई ने एक बड़ी न्यूज रिवील की, लियू शेंग अब पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करेगा अपकमिंग ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री स्टार सिलेक्शन में। कैंप के अंदर उसका परफॉर्मेंस सबसे आउटस्टैंडिंग था, तो अब उसके लिए कैंप अटेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं। सूट वाला आदमी जैसे स्टैचू बन गया, कंप्लीटली फ्रोजन। उसके दिमाग में वो बात घूमने लगी, वो मॉन्स्टर जिसका लिंग ने जिक्र किया था वही लियू शेंग है। स्नोई ने लिंग को डांटना कंटिन्यू रखा। उसने जोर देकर बोला कि चैलेंजेस से भागना नहीं, बल्कि उन्हें क्रॉस करना सीखो। लियू शेंग को हराना जरूरी है। लिंग ओवरवेल्म हो गई, उसके आंसू निकल गए। उसने कन्फेस किया, मैं उसे हराना नहीं चाहती। मैं जानती हूं मैं उसके लेवल की नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा उससे दूर भाग सकती हूं। जैसे ही कॉल खत्म होने वाली थी,
स्नोई ने लियू शेंग से बोला, मैंने वो सारी मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए हैं जिनकी तुझे साइकिक वेपन बनाने के लिए जरूरत थी। जल्दी साइकिक असेसमेंट कंप्लीट कर ले ताकि तू खुद से सामान परचेज कर सके। और ये कहकर कॉल एंड हो गया। चेयरमैन जाओ तुरंत अपनी सीट से कूद गए और डिसबिलीफ में लियू शेंग के दोनों कंधों को पकड़ लिया। क्या ये सब सच है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स का जिक्र सुन के उसके दिल में एक जबरदस्त गर्व का एहसास हुआ, ये सोचकर कि लूशिंग के पास इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सूटेड आदमी था वो इस पूरे सीन से काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था। चेयरमैन ने खुद पर्सनली लूशिंग को बिल्डिंग के बाहर तक छोड़ने का डिसीजन लिया और उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर भी दिया। उसने तो ये तक कह दिया कि लूशिंग कभी उसके घर आए और वो खुद उसके लिए खाना सा साइन बोर्ड रेड माउंटेन मार्शल आर्ट्स स्कूल का रोड के बीच में आ गिरा। ये वही मार्शल आर्ट्स स्कूल था जहां लूशिंग अक्सर अपनी बैटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने जाता था। वो साइन बोर्ड देखकर उसकी क्यूरियोसिटी जग गई और लूशिंग ने बिना टाइम वेस्ट किए टैक्सी से उतरकर उस बोर्ड को देखने का डिसीजन लिया।